हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू चैनल सिल्वर सोनी। आपका इस इंटरेस्टिंग वीडियो में स्वागत करता हूं। आज मैं बात करने वाला हूं कि जो कॉमन टर्मिनोलॉजी यूज होती है हमारे डे टू डे वर्किंग में, एज ए मेडिकल रैप हम काम करते हैं या फिर मार्केटिंग में वर्क करते हैं, तो बहुत सारी टर्मिनोलॉजी हमें सुनने को मिलती है। जैसे प्राइमरी सेल हो गया या स्टॉकिस्ट लेवल पे हमको बहुत सारी टर्मिनोलॉजी सुनने को मिलता है। अब वो टर्मिनोलॉजी का मीनिंग क्या होता है, वो स्टॉकिस्ट हमको बोलते देता है, लेकिन उसका मीनिंग क्या है, उससे मैं क्या समझूं। और जब जब उसका टर्मिनोलॉजी का मीनिंग ही मुझे समझ में नहीं आ रहा, तो मैं उसका वर्क कैसे करा पाऊंगा। या फिर मेरे बॉस या फिर मीटिंग के अंदर कभी कभी ऐसे शॉर्ट फॉर्म का यूज किया जाता है या ऐसा वर्ड का यूज किया जाता है जो हमारे समझ के परे होता है। लेकिन जैसे फार्मा के अंदर थोड़ा आपको एक्सपीरियंस हो जाएगा ना, देन आप इन सारी चीजों को समझ पाते हैं। लेकिन स्टार्टिंग में आपको काफी ज्यादा प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती है ऐसे टर्मिनोलॉजी को लेके। ठीक है, तो यहाँ पे आज मैं आपको कुछ ऐसे कॉमन टर्मिनोलॉजी के बारे में बताऊंगा जो जनरली फार्मा के अंदर यूज होते हैं। चाहे आप स्टॉकिस्ट के पास जाइए, चाहे आप अपने मैनेजर के साथ वर्क करिए या फिर मीटिंग में जाइए। ठीक है, तो यहाँ पे मैं उन कॉमन टर्मिनोलॉजी की मीनिंग क्या होती है वो मैं आपको बताने वाला हूँ। चलिए मैं अपने कंप्यूटर स्क्रीन पे आपको लेके चलता हूँ और यहाँ पे जो है मैं आपको बताता हूँ कि कैसे मतलब इन कॉमन टर्मिनोलॉजी की मीनिंग क्या होती है। राइट, वन बाय वन एक एक शब्द लेते हैं, एक एक वर्ड्स को लेते हैं और उसको समझते हैं। इसमें पहला जो वर्ड है वो है प्राइमरी सेल। राइट, प्राइमरी सेल क्या होता है, किसको बोलते हैं प्राइमरी सेल? एक्चुअली फ्रेंड, जब कोई भी बिलिंग, कोई भी मेडिसिन की बिलिंग कंपनी से होलसेलर को होती है, ठीक है, कंपनी टू होलसेलर। अब कंपनी का तो कंपनी तो पूरी इंडिया में प्रेजेंट नहीं रही। कंपनी का मीनिंग होता है सीएफए। ठीक है, जो आपकी कंपनी का ऑथराइज्ड सीएफए होता है या डिस्ट्रीब्यूटर होता है, वहां से जब कोई भी गुड्स, मेडिसिन को जनरली हम क्या बोलते हैं, गुड्स बोलते हैं फार्मा में, कोई भी गुड्स जब बिल होता है और वो बिल होके होलसेलर के पास आपके पहुंचता है, स्टॉकिस्ट के पास आपके पहुंचता है, दैट इज कॉल्ड द प्राइमरी सेल, कंपनी टू होलसेलर। अब ज्यादातर कंपनीज में 99% कंपनीज के अंदर इसी सेल को, मतलब प्राइमरी सेल के ऊपर ही आपको टारगेट दिया जाता है, आपको इंसेंटिव दिया जाता है और मीटिंग के अंदर मोस्ट ऑफ द केसेस में इसी के ऊपर बातचीत होती है। इसी सेल्स को लेके आपको प्रेशर रहता है कि आपको टारगेट अचीवमेंट करना है, इस सेल को अचीव करना है। राइट, तो दैट इज कॉल्ड द प्राइमरी सेल। जब स्टॉकिस्ट, जो कंपनी टू स्टॉकिस्ट जो सेल होता है उसको प्राइमरी सेल बोलते हैं। दूसरा सेल होता है फ्रेंड सेकेंडरी सेल। जब हमारे स्टॉकिस्ट से केमिस्ट के पास मेडिसिन चली जाती है। राइट, हमने दिन भर हमने वर्किंग किया, फील्ड में वर्किंग किया, हमने कुछ प्रिस्क्रिप्शन जनरेट किए और उस प्रिस्क्रिप्शन, वो प्रिस्क्रिप्शन गया मेडिकल स्टोर के पास, फार्मेसी के पास, हॉस्पिटल फार्मेसी के पास और उसने ऑर्डर किया। अब गुड्स को जब उसने ऑर्डर किया, मेडिसिन को, वो ऑर्डर जाता है होलसेलर के पास, या फिर हम खुद पीओबी लेके जाते हैं या फिर वो खुद ही ऑर्डर कर देता है। दोनों ही केस में जो है क्या होता है कि सेल होता है होलसेलर से रिटेलर पे। जब होलसेलर से रिटेलर पे सेल होता है, उस सेल को हम बोलते हैं सेकेंडरी सेल। एनी सेल फ्रॉम होलसेलर टू मेडिकल स्टोर, केमिस्ट शॉप, हॉस्पिटल और एनी मेडिकल कॉलेज, दैट इज कॉल्ड द सेकेंडरी सेल। सेकेंडरी सेल अगर आपकी अच्छी होती है तो हमेशा प्राइमरी सेल अच्छी होती है। राइट, उसके बाद है टर्सरी सेल। टर्सरी सेल किसको बोलते हैं? तीसरा वर्ड है टर्सरी सेल। जब मेडिकल स्टोर, रिटेल फार्मेसी से केमिस्ट पेशेंट परचेज कर ले जाता है, डॉक्टर ने प्रिस्क्रिप्शन लिखा, अब प्रिस्क्रिप्शन आ गया मेडिकल स्टोर के ऊपर, तो वो सेल हो गया। ठीक है, अब मेडिकल स्टोर से वो मेडिसिन पेशेंट के पास चला जाएगा। तो जब मेडिकल स्टोर से मेडिसिन सेल होकर पेशेंट के पास चली जाती है तो उस सेल को हम बोलते हैं टर्शियरी सेल। इसके बाद हम बात करते हैं नेक्स्ट वर्ड की, सेकेंडरी सेल्स स्टेटमेंट। ये फ्रेंड ना आपका मैनेजर जो होगा, अपने एबीएम जो होंगे, एवरी मंथ आपको बोलते हैं सेकेंडरी सेल स्टेटमेंट भेजो, सेकेंडरी सेल स्टेटमेंट भेजो। अब क्या चीज होती है सेकेंडरी सेल स्टेटमेंट? ये बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। एवरी मंथ जब हम क्लोजिंग कर लेते हैं ना, तो होलसेलर से हमें एक स्टेटमेंट लेना होता है। वो अपने कंप्यूटर से क्या करेगा, एक स्टेटमेंट निकाल के आपको देगा। उस स्टेटमेंट पे क्या होता है, उसमें 3-4 कॉलम होते हैं, तो उसमें से एक कॉलम होता है सेकेंडरी सेल। ठीक है, उसके स्टेटमेंट पे सेकेंडरी सेल ना लिख के क्या वर्ड लिखा रहता है, ओनली जो है सेल लिखा रहता है। उसके आले कॉलम पे आप जाएंगे, सेल लिखा होगा या फिर लिखा रहेगा इशू। ठीक है, उसमें सेकेंडरी सेल नहीं लिखा रहेगा। सेकेंडरी सेल हम लोग बोलते हैं, बट उसका जो स्टेटमेंट आएगा उस स्टेटमेंट पे सेल या फिर इशू आइटम लिखा रहेगा, दैट इज कॉल्ड अ सेकेंडरी सेल। ठीक है, उसका अगर स्टेटमेंट लेंगे उसमें स्पेशली जो है 4 कॉलम होते हैं। एक होता है ओपनिंग बैलेंस का, दूसरा होता है रिसीव्ड का, तीसरा होता है सेल का, एंड फोर्थ जो कॉलम होता है वो होता है स्टॉक का। ठीक है, 4 कॉलम स्पेशली होते हैं।
तो पहला उसमें आ जाता है ओपनिंग, अभी हम सभी सारे स्टेटमेंट की बात करेंगे यहाँ पे। तो पहला आ जाता है ओपनिंग स्टेटमेंट, दूसरा हो जाता है रिसीव, तीसरा हो जाता है सेकेंडरी सेल। तो यही सेकेंडरी सेल के कॉलम में जो भी डेटा आता है वो डेटा आपको कंप्यूटर से, मतलब उसके प्रिंट आउट जो आपको निकाल के देगा उससे आपको अपने फॉर्मेट के अंदर कंपनी आपको फॉर्मेट प्रोवाइड कर देती है, चाहे वो एक्सेल पे हो या फिर ऑनलाइन फिलअप करना हो, दोनों कंडीशन के अंदर ये डेटा आपको फिलअप करना पड़ता है। ओके, इसके बाद नेक्स्ट वर्ड की बात करते हैं, वो है क्लोजिंग स्टॉक स्टेटमेंट। क्लोजिंग मैंने बताया कि लास्ट वाले कॉलम में एक आपको जब वो स्टेटमेंट देता है स्टॉकिस्ट, वहां पे ना एक लास्ट वाला कॉलम जो होता है, तीसरा वाला जो कॉलम होता है, वहां पे क्या होता है कि आपको एक तीसरा वाला जो कॉलम होता है वहां पे आपको मिल जाता है स्टॉक का कॉलम। ठीक है, ये वाला स्टॉक का कॉलम, ये वाला स्टॉक का कॉलम, इसके अंदर जो भी स्टॉक आपका शो होगा वो स्टॉक स्टेटमेंट होता है। ठीक है, क्लोजिंग स्टॉक इसको बोलते हैं। क्लोजिंग स्टॉक का मीनिंग होता है फ्रेंड कि मान लीजिए आपने पूरे महीने जब वर्किंग किया तो पूरे महीने स्टॉकिस्ट के पास से सेल होता है। अब सेल होने के बाद जिस दिन आप ऑर्डर लेने जाते हैं उस दिन जो उसके पास स्टॉक होता है उसी को हम बोलते हैं क्लोजिंग स्टॉक। ठीक है, जो उसके पास स्टॉक बचा हुआ होता है उसको बोलते हैं क्लोजिंग स्टॉक, और जो क्लोजिंग स्टॉक होता है वही नेक्स्ट मंथ का ओपनिंग स्टॉक होता है। सिंपली हम समझते हैं कि भाई अगर 30 तारीख को मेरे पास कोई स्टॉक पड़ा हुआ है, राइट, 30 को पड़ा हुआ है, तो अगले दिन भी 1 तारीख को भी वही स्टॉक रहेगा, राइट। 30 तारीख को मैंने स्टेटमेंट ले लिया तो ये क्लोजिंग स्टॉक हो गया। लेकिन यही जब शॉप ओपन करता है होलसेलर, तो 1 तारीख को जब ओपन करेगा तो उसके पास क्या हो जाएगा, उसके पास जो है वही सेकेंड डे में स्टॉक मूव कर जाएगा, तो वो हमारे लिए ओपनिंग हो जाएगी। तो हमेशा किसी भी कंपनी के अंदर जब स्टेटमेंट लेते हैं तो क्लोजिंग स्टॉक इक्वल टू ओपनिंग स्टॉक होता है। मतलब क्लोजिंग स्टॉक अगर है, क्लोजिंग स्टॉक इक्वल टू ओपनिंग स्टॉक, ये हमेशा दोनों ही बराबर रहेंगे, राइट, ये दोनों ही हमेशा बराबर रहेंगे। इसको बोलते हैं क्लोजिंग ऑन स्टॉक स्टेटमेंट। ठीक है, इसके बाद चलते हैं ओपनिंग स्टॉक। ये भी मैंने आपको बता दिया, ओपनिंग स्टॉक जो क्लोजिंग रहेगा वही ओपनिंग रहेगा, राइट। इसके बाद हम चलते हैं आरसीपीए। आरसीपीए किसको बोलते हैं फ्रेंड? आरसीपीए मींस होता है, कॉमन लैंग्वेज में अगर हम बोले तो वो होता है केमिस्ट का सर्वे। फुल फॉर्म क्या होता है इसका फुल फॉर्म होता है रिटेल केमिस्ट प्रिस्क्रिप्शन ऑडिट। ठीक है, फुल फॉर्म होता है रिटेल केमिस्ट प्रिस्क्रिप्शन ऑडिट। नहीं पता है तो आप नोट कर लीजिए, रिटेल केमिस्ट प्रिस्क्रिप्शन ऑडिट। सिंपल बोलूं तो केमिस्ट पे जाके सर्वे करना। क्या करना होता है केमिस्ट पे सर्वे में? देखिए बेसिकली 4 चीजों का ध्यान रखना होता है जब आप केमिस्ट सर्वे करने जाते हैं। कौन कौन सी वो 4 चीजें होती वो भी आप नोट कर लिए। पहला काम हमें होता है केमिस्ट पे सर्वे करने जाते हैं जब पहला क्वेश्चन आपको पूछना चाहिए कि डॉक्टर आपका ब्रांड लिखता है या नहीं लिखता है। ठीक है, जो आपका ब्रांड है, जिस ब्रांड के लिए आप सर्वे करने जा रहे हैं उसको पूछ लिया, आप अपना ब्रांड नेम दिखा बताइए, जो भी ब्रांड नेम आपका होगा वो लिखता है या निकला, आपको मिलेगा यस या फिर नो। दूसरा क्वेश्चन पूछना होता है आपको कंपटीटर कौन सा ब्रांड लिखता है। अगर मेरा लिखता है तो अच्छी बात है, अगर मेरा नहीं लिखता तो किसका लिखता है, या मेरा लिखता है तो मेरे ब्रांड के अलावा और कौन कौन से ब्रांड लिखता है। दूसरा क्वेश्चन होता है, दूसरा अपने कंपटीटर ब्रांड के बारे में पता करना। इसके अगला स्टेप होता है क्वांटिफाई करना। ठीक है, क्वांटिफाई करना, कितनी क्वांटिटी में लिख रहा है, क्वांटिफाई करना। ठीक है, कितनी क्वांटिटी में 10:5 1 बॉक्स 2 बॉक्स पर डे कितना लिखता है, या मंथ में कितने बॉक्स सेल हो जाते हैं, राइट। क्वांटिफाई बिना किए, अभी आपको मान लो सपोज दैट एक ही प्रिस्क्रिप्शन लिख रहा है, आपने केमिस्ट से पूछा पर्चा आता है, प्रिस्क्रिप्शन आता है, केमिस्ट वाले बोलोगे यस आता है, आप बड़े हैप्पी हो गए, खुश हो गए, बॉस को भी फोन करता सर डॉक्टर ने लिखना शुरू किया, पता चला वो महीने का आपका एक ही प्रिस्क्रिप्शन लिखता ही है, राइट। तो ऐसे कंडीशन में क्या होगा, वो हैप्पीनेस बाद में चलेगा, मूव ही नहीं हो रहा गुड्स, राइट। तो क्वांटिफाई करना। चौथा जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है कि जो ये साल्ट है, ये ब्रांड है, इस डॉक्टर के अलावा इस एरिया में और कौन कौन से डॉक्टर लिखते हैं। ठीक है, और कौन कौन से डॉक्टर हैं जो इस साल्ट को लिखते हैं, ये चौथा क्वेश्चन है जो आपको पूछना चाहिए। अदर्स डॉक्टर, ठीक है, अदर्स डॉक्टर, और कौन कौन से डॉक्टर इसको लिखते हैं। इसके बाद नेक्स्ट टर्मिनोलॉजी आ जाती है पीओबी, पर्सनल ऑर्डर बुकिंग बोलिए या पेन ऑर्डर बुकिंग बोलिए, दोनों का मीनिंग एक ही है। ठीक है, आपकी चॉइस है, जो आपको अच्छा लगे वो वो नोट कर लीजिए। अब ये क्या चीज होती है, देखिए जब आप फील्ड में वर्क कर रहे होते हैं तो क्या करता है केमिस्ट ना, कभी कभी आपको डायरेक्टली ऑर्डर दे देता है। आपके पास एक कंपनी से पीओबी बुक मिलती है, बुकलेट मिलती है, जिसके ऊपर 3 कलर के स्पेशली पेज लगे होते हैं, येलो होता है, एक व्हाइट होता है एंड एक ब्लू कलर का होता है, लाइट ब्लू कलर का। जनरली 3 कलर के पेज लगे होते हैं। अब तीनों पेज पर देखिए उसमें लिखा भी होता है, नहीं लिखा होता, मैं आपको बता देता हूं। देखिए इसमें क्या ओरिजिनल कॉपी होती है वो चली जाती है होलसेलर के पास,
इसके बाद उसकी जो कार्बन कॉपी, आपका 2 कार्बन कॉपी लगाना पड़ेगा। तो पहले मान लीजिए व्हाइट वाला रहता है सबसे ऊपर पेज, तो व्हाइट वाले पेज के नीचे अगर आप कार्बन लगा देंगे तो, और उसके नीचे जो व्हाइट वाले पेज नीचे येलो रहेगा, येलो वाले नीचे लाइट ब्लू कलर का पेज रहेगा। तो 2 कार्बन पेज पे दोनों पेज के बीच में आप लगा देंगे, फर्स्ट एंड सेकंड के बीच में। तो फर्स्ट वाला जो कॉपी होता है वो होलसेलर को देना होता है ताकि वो सप्लाई कर दे। दूसरी कॉपी जो देनी होती है वो मेडिकल स्टोर को देनी होती है, मेडिकल स्टोर को दूसरी कॉपी दे दीजिए। तीसरी कॉपी आपके पास रहेगा एज ए रिकॉर्ड। इससे फायदा क्या होता है, अगर हम कार्बन यूज करते हैं तो देखिए कभी कभी क्या होता है, वहीं पे ना ऑर्डर दिया हुआ है आपके पास, एक तो भूलेगा नहीं क्या ऑर्डर दिया है, कब ऑर्डर दिया है, कौन सी डेट में दिया है, वहीं पे आपने ना मोबाइल नंबर भी केमिस्ट का नोट कर लिया अगर आपने अलग से नोट नहीं किया है तो कभी कभी बड़ी जरूरत पड़ती है। एज वेल एज स्टॉकिस्ट ने उस माल को सप्लाई किया या नहीं किया, यह आपको इस मोबाइल नंबर से फोन करके पता चल जाएगा। सपोज दैट आपने ऑर्डर ले लिया है और 2 दिन के बाद जो है आपने फोन करके पूछ लिया भाई गुड्स आया या नहीं आया, क्लियरली पता चल जाएगा। ठीक है, यह है स्मार्ट वर्किंग का तरीका। एक बहुत कॉमन है वर्ड बट हमें बहुत ज्यादा परेशान करता है, वो है क्रेडिट नोट। स्टॉकिस्ट के पास आप जाएंगे ना तो ये क्रेडिट नोट नहीं बोलेगा, वो सीएन बोलेगा। वो बार बार आपसे बोलेगा मेरा सीएन नहीं बना है, मैं ऑर्डर नहीं लगाऊंगा, मेरा सीएन पता करिए क्या हुआ, मेरे सीएन का क्या स्टेटस है, बार बार ये वर्ड आपका तंग करेगा। ठीक है, सीएन मींस होता है क्रेडिट नोट फ्रेंड। जैसे हम अपने बैंक अकाउंट के अंदर ना डेबिट एंड क्रेडिट करते हैं, सिंपली हम जो है अपने अकाउंट के अंदर पैसा डालते हैं उसको बोलते हैं क्या, क्रेडिट। और हमारे अकाउंट जब पैसा निकल जाता है तो उसको बोलते हैं डेबिट। सेम सिस्टम कंपनी ने सबका अकाउंट ओपन कर रखा है। कंपनी का जो सॉफ्टवेयर होता है जहां से बिलिंग होती है वहां पे सबके अकाउंट खुले हुए हैं जितने भी स्टॉकिस्ट होते हैं। ठीक है, इनका जब नाम वहां पे एंट्री होती है तो सॉफ्टवेयर क्या करता है, इनको अकाउंट नंबर असाइन कर देता है लाइक ए बैंक। ठीक है, वैसे ही जो स्टॉकिस्ट होता है जब वो कंपनी के नेम को अपने कंप्यूटर के अंदर, अपने सॉफ्टवेयर के अंदर एंट्री करता है तो उसका जो सॉफ्टवेयर होता है वो भी कंपनी को क्या कर देता है, एक अकाउंट क्रिएट कर देता है। मतलब एंट्री करता है और उसको एक अकाउंट क्रिएट करके देता है जिसमें उसका पूरा लेन देन एंट्री रहती है, जिसको हम बोलते हैं लेजर बुक। ठीक है, एक लेजर प्रोवाइड करता है जिसमें पूरा कब पैसा आया, कब गुड्स आया, कितने का आया, कब चेक गया, सब कुछ पूरी एंट्री रहती है, सेम कंपनी के पास रहती है। ठीक है, अब इसी में क्रेडिट एंड डेबिट नोट 2 वर्ड आते हैं। पहला होता है इसमें क्रेडिट नोट जिसको बार बार स्टॉकिस्ट आपसे बोलेगा सीएन। ठीक है, सीएन क्या होता है, सीएन का मतलब होता है जब स्टॉकिस्ट क्या करता है, कोई भी एक्सपायरी, ब्रेकेज या गुड्स रिटर्न, ये तीनों ही कंडीशन में। ठीक है, एक्सपायरी, ब्रेकेज, फ्रेश गुड्स या एक्सपायरी, ब्रेकेज एंड फ्रेश गुड्स। ठीक है, तीनों ही कंडीशन के अंदर अगर वो गुड्स को वापस कर देता है, ठीक है, जब वापस करता है सीएफए या कंपनी में जाता है तो उसको सीएन बनाया जाता है। सीएन मतलब होता है कि स्टॉकिस्ट ने सामान वापस कर दिया है, उतना अमाउंट, जितने अमाउंट का उसने सामान वापस किया है उतना अमाउंट उसके अकाउंट में क्रेडिट किया जाए। ठीक है, उतना पैसा उसके अकाउंट में क्रेडिट किया जाए ताकि जब वो अगली बिलिंग कराए तो उसी में उसको वो एडजस्ट करा ले। अंडरस्टैंड? तो जब भी कोई स्टॉकिस्ट अपना सामान, अगर उसे सेन की बात कर रहा है तो इसका मतलब है स्टॉकिस्ट ने कोई ब्रेकेज एक्सपायरी कंपनी को भेजा हुआ है जिसका हिसाब किताब कंपनी ने अभी तक नहीं किया है। तो आपको सीएफए को फोन करके सबसे पहले आपको क्या करना चाहिए, आपको बिल्टी नंबर मांगना चाहिए। ठीक है, बिल्टी नंबर आगे बताएंगे बिल्टी नंबर क्या होता है। बिल्टी नंबर होता है स्पेशली जो ट्रांसपोर्ट के थ्रू हम भेजते हैं तो वहां स्लिप मिलती है जिसको हम बिल्टी बोलते हैं। ठीक है, तो आपको बिल्टी नंबर लेना चाहिए और उसके बाद सीएफए को टेलीफोनिकली या फिर एक मेल ड्रॉप करना चाहिए, इस बिल्टी नंबर से इस डेट में आपको इस पर्टिकुलर स्टॉकिस्ट का एक गुड्स भेजा गया है ब्रेकेज एक्सपायरी का, उसका क्या स्टेटस है, ऐसे करके आप मेल ड्रॉप कर सकते हैं। या फिर बिल्टी नंबर, डेट और जो उसने गुड्स भेजा हुआ है उसकी एक कॉपी आप ले लीजिए स्टॉकिस्ट से। 3 चीजों को लेके आप फोन कर दीजिए कि इस स्टॉकिस्ट का इस डेट में ये बिल गया हुआ है, ये सामान गया है रिटर्न में, इसका क्या स्टेटस है। तो सीएफए में जो पर्टिकुलर कंसर्न पर्सन होगा वो आपको रिप्लाई करेगा। अंडरस्टैंड? वो आपको रिप्लाई करेगा और आपको पता चल जाएगा। दैट इज कॉल्ड सीएन। ठीक है, क्रेडिट करना, होलसेलर के अकाउंट में क्रेडिट करना, सीएन की बार बार आपसे बात करेगा। दूसरा होता है डेबिट नोट। ठीक है, अब ये डेबिट नोट कब आता है, इसकी बात आपकी कभी भी होलसेलर आपसे नहीं बात करेगा। ठीक है, ये क्योंकि स्टॉकिस्ट के अगेंस्ट वाली बात होती है। अगेंस्ट मतलब क्या, डेबिट नोट कब लग जाता है, जब कभी कभी ना चेक बाउंसिंग हो जाती है, होलसेलर ने चेक दिया और उसने बाउंस करा दिया तो गवर्नमेंट कंपनी जो होती है ना उसके ऊपर पेनाल्टी डालती है। 24% जो होता है पेनाल्टी रेट है ज्यादातर कंपनीज के। ठीक है, 24% पेनाल्टी रेट आ जाता है। अगर उसने विद इन 3 डेज अगर उसने पेमेंट नहीं किया, जिस डेट को बाउंस हुआ है, जो ड्यू डेट है, इमीडिएटली मींस विद इन 3 डेज अगर पेमेंट नहीं किया, अगर विद इन 3 डे पेमेंट करेगा तो उसको क्या करना पड़ेगा, जो भी पेमेंट ड्यू अमाउंट था वो
प्लस उसको बैंक चार्जेस देने पड़ेंगे। बैंक का जो बाउंसिंग चार्ज होता है 100 रुपए 200 रुपए, और कंपनी का अकाउंट अगर प्राइवेट बैंक में है जैसे एचडीएफसी है एंड आईसीआईसीआई है, कोटक महिंद्रा है, ये सब में बाउंसिंग चार्ज एक्चुअली बहुत हाई है, ये 500 रुपीज के समथिंग अराउंड है। और जो गवर्नमेंट के बस है उसमें थोड़ा कम है, किसी में 200 है, किसी में 250 रुपीज है, किसी में 170 रुपीज है। ठीक है, इसमें तो कम चार्जेस है, यहाँ पंगा नहीं, यहाँ स्टॉकिस्ट से आप एक बार ले लेंगे। लेकिन अगर प्राइवेट बैंक में डिपॉजिट होता है, कंपनी का कॉर्पोरेट अकाउंट प्राइवेट बैंक में है और स्टॉकिस्ट का चेक प्राइवेट बैंक में लगाया गया है और बाउंसिंग हुआ, तो पेनाल्टी जबरदस्त वाली पड़ने वाली है। तो यहीं पे स्टॉकिस्ट बहुत ज्यादा परेशान करता है, हमको हम बाउंसिंग चार्ज नहीं देंगे, हम ऐसा नहीं करेंगे, वैसा नहीं करेंगे। लेकिन ध्यान रहे, कंपनी बाउंसिंग चार्ज लेगी, छोड़ेगी नहीं। ठीक है, आप क्या कर सकते हैं ऐसे कंडीशन में, देखो बैंक का बाउंसिंग चार्ज तो देना पड़ेगा, बट उसके ऊपर अगर कंपनी ने डेबिट नोट लगा दिया है, डेबिट नोट मतलब ये हो कि 3 दिन से ज्यादा टाइम उसने पेमेंट देने में लगा दिया, तो गवर्नमेंट कंपनी उसके ऊपर 24% के रेट के अकॉर्डिंग उसके ऊपर इंटरेस्ट लगा देती है। ऐसे कंडीशन में अगर आपका स्टॉकिस्ट बोल रहा है ना मैं इंटरेस्ट नहीं दूंगा, आप क्या करेंगे? ठीक है, आपको क्या करना है, कुछ नहीं करना, आपको सिंपली एक प्यारा सा मेल कंपनी को भेजना है। ठीक है, रिक्वेस्ट लेटर भेजना है कि दोबारा ऐसी गलती नहीं होगी, जो है उस कंडीशन में जो है आप एक प्यारा सा मेल ड्रॉप करिए कि सर ऐसी गलती नहीं होगी, बाई मिस्टेक का स्टॉकिस्ट चला गया था बाहर, था नहीं, फंड मैनेजमेंट नहीं कर पाया, इस टाइप के कुछ बहाने उन्हें लिख के हम लोग मेल ड्रॉप करते हैं और कंपनी से और रिलैक्सेशन के लिए हेल्प करते हैं, नेक्स्ट टाइम से ऐसा मिस्टेक नहीं होगा। तो कंपनी उसको रिबेट दे देती है, ठीक है, रिलैक्सेशन दे देती है मोस्ट ऑफ द केस में। कभी कभी ऐसा होता है तो रिलैक्सेशन नहीं मिलता है। ओके, चलिए नेक्स्ट पॉइंट, बिल्टी और जीआर कॉपी। ठीक है, कभी कभी इसको जीआर कॉपी बोला जाता है, कभी कभी बिल्टी बोला जाता है। क्या चीज होती है, जब आप ट्रांसपोर्ट के थ्रू, जैसे आप कोरियर करते हैं तो आपको एक कोरियर स्लिप मिलता है फ्रेंड, वैसे ही जब आप ट्रांसपोर्ट के थ्रू, मतलब कोई हैवी मटेरियल, ठीक है, जो बाई रोड जाता है या बाई एयर भी जाता है, तो जब वो स्लिप मिलता है, जैसे कोरियर स्लिप मिलता है, वैसे ही ट्रांसपोर्ट से जो स्लिप मिलता है, देखो अलग अलग स्टेट में हो सकता है अलग अलग नाम हो, बट यूपी द नॉर्थ में जो नेम है वो मैं बता रहा हूं, उसको बोलते हैं बिल्टी या जीआर कॉपी। ठीक है, बिल्टी या जीआर कॉपी। तो जीआर कॉपी आपको स्टॉकिस्ट से लेना होता है या फिर स्टॉकिस्ट आपको खुद ही देता है, जीआर कॉपी आप पता करके बताइए मेरा गुड्स कहां पे है। कभी कभी क्या होता है कि आपकी कंपनी, मतलब सीएफए पे आप फोन करेंगे कि सर स्टॉकिस्ट को आपने क्लोजिंग में बिलिंग करा लिया, आपको कोई अर्जेंट सामान की रिक्वायरमेंट है, ठीक है, किसी अर्जेंट मेडिसिन की रिक्वायरमेंट है, आपने ऑर्डर प्लेस किया हुआ था, अब आपको जरूरत है और स्टॉकिस्ट क्या बोल रहा है, मेरे पास सामान नहीं आया हुआ है। ऐसे कंडीशन सीएफए फोन करो, सीएफए बोला 3 दिन हो गए सामान पहुंच चुका है वहां पे। अब आप बड़ी मुसीबत में फंस जाएंगे कि जो हमारा होलसेलर है वो तो बोल रहा है सामान नहीं मिला उसको, और जो सीएफए वो क्या बोल रहा है सामान पहुंच चुका है। तो आप क्लियर कैसे करेंगे सामान मिला या नहीं मिला, और सामान जो गुड्स मेडिसिन है कहां पे। तो इस कंडीशन में क्या किया जाता है, आप सीएफओ को आप बोलो आप मुझको जीआर कॉपी दो या फिर बिल्टी कॉपी दो। ठीक है, बिल्टी या फिर जीआर की कॉपी मंगाओ। अब ये जीआर कॉपी में जिस भी ट्रांसपोर्ट से भेजा गया रहेगा उस ट्रांसपोर्ट का नाम, मोबाइल नंबर इसी के ऊपर होता है। आपको सिंपली क्या करना है, इसी ट्रांसपोर्ट कंपनी में फोन करना है और आपको बोलना कि ये जीआर कॉपी जो है ये गुड्स कहां पे है। तो ये आपको एग्जैक्ट लोकेशन बता देगा कि डिलीवर्ड हुआ कि नहीं हुआ। कई बार ऐसा होता है कि डिलीवर करने आया, स्टॉकिस्ट का दुकान ही बंद रहा, शॉप ही बंद रहा, वो वापस लेके चला जाता है, अब वो गोडाउन में जाके ट्रांसपोर्ट पर पड़ा रहता है। अब देखो उसकी भी गलती नहीं है, स्टॉकिस्ट बंद था तो उसकी भी कोई गलती नहीं है, ऐसे में सामान फंस जाता है, गुड्स फंस जाता है, मिस्टेक। अब ये जल्दी से वापस नहीं करते हैं सामान, जब तक कोई पूछता नहीं, 1-2 महीने तक ही सामान पड़ा रहता है। ठीक है, ऐसे ही केस में ब्रेकेज एक्सपायरी जब कभी गोडाउन से स्टॉकिस्ट वापस करता है, क्योंकि उसके ऊपर ब्रेकेज लिखा रहता है, एक्सपायरी लिखा रहता है, तो ट्रांसपोर्ट वाला क्या करता है, तुरंत जो है कंपनी में डिलीवर करने के बजाय 1-1 महीने वो लोग ट्रांसपोर्ट पे सामान को रखे रहते हैं। राइट, तो कई बार ऐसा मिस्टेक होता था। आप यहां पता कर लीजिए, आपको एग्जैक्ट लोकेशन पता चल जाएगा कहां पे जो है वो गुड्स पड़ा हुआ है, तो आप उसको पता करके इमीडिएट सप्लाई करवा सकते हैं, उसका फॉलो अप ले सकते हैं। इसके बाद कंपनी में मीटिंग के अंदर एक कॉमन टर्मिनोलॉजी यूज किया जाता है, वो है पीसीपीएम। पीसीपीएम को जनरल लैंग्वेज में बोलूं तो एवरेज, इसको आप एवरेज समझो, एवरेज नहीं होता है लेकिन एक कॉमनली आप एवरेज जैसा समझ सकते हैं। ठीक है, पीसीपीएम का जो फुल फॉर्म होता है फ्रेंड उसका नाम होता है, और फुल फॉर्म होता है पर कैपिटा पर मैन। पर कैपिटा पर मैन मतलब एक आदमी, सिंगल एक पर्सन कितना सेल कर रहा है, दैट इज कॉल्ड द पर कैपिटा पर मैन। अब इसको कैलकुलेट कैसे किया जाता है, पीसीपीएम मैंने बताया जस्ट लाइक एवरेज है। अगर आपको 5 मंथ हो चुके किसी कंपनी के अंदर, मींस जैन टू मार्च का सेल निकालना है, तो आप क्या करेंगे, तीनों महीने के सेल को ऐड करेंगे और 3 से डिवाइड कर देंगे, और जो एवरेज उसका आएगा उसी को हम बोलेंगे पीसीपीएम, आपका पीसीपीएम। जैसे यहाँ पे एग्जांपल दिया गया है, ठीक है, यहाँ पे देखो कुछ वैल्यू दिए गए 1 2 3 9 5, ये 5 को
ऐड किया गया और 5 से डिवाइड किया। जो ये 4 वैल्यू आ रही जो आपको दिख रहा है ना 4, ये क्या है आपका पीसीपीएम है। तो आप ऐसे मान लीजिए किसी महीने आप 1.2 की सेल करते हैं, किसी महीने 80,000 की सेल करते हैं, किसी महीने आप जो है 1.6 की सेल कर देते हैं, तो आपको 5 मंथ का पीसीपीएम जब मीटिंग में जा रहे होते हैं उस समय अप्रैल से लेके जिस मंथ में आप मीटिंग में जा रहे हैं, जुलाई मीटिंग है तो जनरली हम क्या करते हैं जून तक का डेटा कलेक्ट करते हैं, नवंबर मीटिंग है तो अक्टूबर का डेटा हम कलेक्ट करते हैं। तो अप्रैल टू अक्टूबर जो भी डेटा हुआ टोटल मंथ का सेल को हम कलेक्ट करेंगे और उसको डिवाइड कर देंगे जितने भी मंथ होंगे, तो हमें पीसीपीएम मिल जाता है। ठीक है, दैट इज कॉल्ड द पीसीपीएम। इसके बाद मीटिंग फॉर्मेट के अंदर एक चीज हमें और भी कैलकुलेट करनी पड़ती है, वो है ग्रोथ। ग्रोथ क्या होती है, कैसे कैलकुलेट करेंगे ग्रोथ? बहुत सारे मैं बताऊं बहुत सारे मैनेजर्स भी इसका मिस्टेक कर देते हैं ग्रोथ निकालने में। ग्रोथ कैसे निकालिए, बहुत ही सिंपल है ग्रोथ का फार्मूला। सिंपली आपको क्या करना होता है, यहां ग्रोथ का फार्मूला लिखा हुआ है, आप चाहे तो उसके अपने पास नोट करके 2-4 बार प्रैक्टिस कर लीजिए। ग्रोथ कभी भी ग्रोथ निकालने के लिए हमें 2 फिगर की जरूरत पड़ेगी। एक लास्ट ईयर का फिगर मेरे पास होना चाहिए, लास्ट ईयर का सेल होना चाहिए, और करंट ईयर का सेल मेरे पास में होना चाहिए। 2 सेल होंगे तभी आप निकाल सकते हैं। फार्मूला बहुत ही सिंपल है, आपको क्या करना है, दिस ईयर सेल, ठीक है, ऐसे ब्रैकेट लगा देना, दिस ईयर सेल माइनस लास्ट ईयर सेल डिवाइड बाय लास्ट ईयर सेल, ये ऊपर मैंने लिखा भी है, और इनटू 100। दैट इज कॉल्ड द, दिस इज द फार्मूला ऑफ ग्रोथ। ठीक है, ये इंटरव्यू के अंदर भी पूछा जाता है, लास्ट ईयर सेल इतना था, इस ईयर सेल था, आप ग्रोथ निकाल के बताइए। ठीक है, ये इंटरव्यू के अंदर भी कुछ क्वेश्चन पूछा जाता है। और जब कभी भी आप फॉर्मेट भरेंगे, कंपनी का रिव्यू फॉर्मेट भरेंगे और सेल्स वाला सीट आएगा, इस फार्मूले की आपको बहुत ही ज्यादा जरूरत पड़ेगी। ठीक है, चलिए और देखते हैं क्या है। चलिए बस इतना था, इतने कॉमन टर्मिनोलॉजी थे जो मुझे आपको बताने थे। वैसे डिटेल में बताने में वीडियो काफी ज्यादा बड़ा हो गया, इसके अलावा और भी बहुत सारी चीजें ये नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे, अदरवाइज काफी बड़ा हो जाएगा। डॉक्टर की स्पेशलिटी क्या होती है, उनकी मीनिंग क्या होती है, हम नेक्स्ट वीडियो में जानेंगे। ठीक है, चलिए उम्मीद करता हूं आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा फ्रेंड। अगर अच्छा लगा हो तो जरा लाइक कर दीजिए, जिससे मुझे काफी ज्यादा मोटिवेशन मिलता है। और आप लोगों के लिए ऐसे ही इंपॉर्टेंट वीडियो जो आपके नॉलेज को कहीं ना कहीं इंक्रीज करते हैं, मैं कंटिन्यूसली बनाता रहूंगा। ठीक है, और मिलते हैं आपसे ऐसे ही किसी इंटरेस्टिंग वीडियो में नेक्स्ट टाइम। तब तक के लिए बाय बाय।